हेलो स्टूडेंट्स, मैं सौरभ दुबे आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल SD द नॉलेज एक्सप्लोरर पे। देखिए भाई, आज का टॉपिक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है। ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बेसिकली है क्या? इससे पहले कि मैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ाऊं, मुझे सिर्फ इतना समझना होगा, ये दो अलग अलग वर्ड्स हैं। कोऑर्डिनेट अलग है, ज्योमेट्री अलग है। ज्योमेट्री जो है मैथ्स की वो ब्रांच है जिसमें हम शेप्स के बारे में पढ़ते हैं, बहुत पहले से पढ़ते हुए आ रहे हैं। आई थिंक सेकंड या थर्ड क्लास से हमें शेप्स के बारे में पढ़ा जाता है, तो वहीं से शुरुआत हो जाती है ज्योमेट्री की। ठीक है, तो ज्योमेट्री बेसिकली मैथ्स की वो ब्रांच है जिसमें हम शेप्स के बारे में पढ़ते हैं। कैसी शेप्स? ट्राइंगल, स्क्वायर, रेक्टेंगल, इन सब चीजों के बारे में। कोऑर्डिनेट वर्ड जुड़ते हैं ना, अब ये ज्योमेट्री की भी एक स्पेशल ब्रांच निकल गई। यहां पर बेसिकली हम लोकेशंस के साथ डील कर रहे होंगे। लोकेशंस कैसे? पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स के बेसिस में। जैसे आप सभी का हाउस का एड्रेस होगा, कुछ जो भी आपका रेजिडेंस है, होम है, उसका कुछ एड्रेस होगा। जैसे मेरा ही है 2/1405। इसका क्या मतलब है? सेक्टर 2 है और 1405 क्या है? हाउस नंबर है। ऐसे ही किसी का वो स्ट्रीट के हिसाब से होता है, गली नंबर 5, मकान नंबर 3, इस तरीके से। तो बेसिकली आप कैसे भी एड्रेस दे रहे होंगे, आपने क्या कर रखा है, एक ग्रिड टाइप का पैटर्न फॉलो करा हुआ है। ज्योग्राफी में आपने देखा होगा लोकेशंस कैसे देते हैं, लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स के फॉर्म में। लैटिट्यूड्स हॉरिजॉन्टल लाइंस है, लॉन्गिट्यूड्स वर्टिकल लाइंस है, और इन दोनों के इंटरसेक्शन से क्या बन रहा है? एक ग्रिड बन रहा है। जैसे आपको इस कमरे की टाइल्स दिख रही है, हॉरिजॉन्टल लाइंस, वर्टिकल लाइंस, पूरा एक ग्रिड पैटर्न तैयार हो गया। देखिए हर जगह स्क्वायर्स दिखाई दे रहे हैं आपको। ठीक है, तो अगर मुझे इस वाले डॉट की लोकेशन बतानी है तो मुझे बताना पड़ेगा कि ये इधर से कौन सी हॉरिजॉन्टल लाइन से ऊपर है और कौन सी वर्टिकल लाइन के इधर है। इस तरीके से मैं इसकी लोकेशन बता दूंगा। इसी तरीके से दुनिया में हर चीज की लोकेशन बताई जाती है। आप जीपीएस पे जो लोकेशन देख रहे हैं वो बेसिकली वही तो है, लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स के इंटरसेक्शन से बना हुआ ग्रिड है वो, बस और कुछ नहीं। बात समझ में आ रही है? ऐसे ही अब आप मैथ्स में आ रहे हैं, पॉइंट्स की लोकेशंस बता रहे होंगे, फिर उन पॉइंट्स को कनेक्ट करके लाइंस बन जाएंगी, फिगर्स बन जाएंगे, उनके बारे में डिस्कशन हो रहा होगा। तो ज्योमेट्री में कोऑर्डिनेट्स का तड़का लगा और नई ब्रांच बन गई कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। बेसिकली इसमें हम क्या कर रहे होंगे? शेप्स के बारे में तो पढ़ रहे होंगे, लेकिन विद द हेल्प ऑफ देयर कोऑर्डिनेट्स, लोकेशंस। इसीलिए हमने क्या कह दिया, इसको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कह दिया है। बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ 10th क्लास, हमारे सिलेबस में क्या क्या चीजें हमें पढ़नी होंगी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, जरा देखते हैं क्या क्या पढ़ना होगा। सबसे पहले डिस्टेंस फॉर्मूला से शुरुआत होगी जब मैं 10th क्लास में हूं। वैसे 9th क्लास से शुरुआत हो जाती है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की। आपको पॉइंट्स प्लॉट करना सिखाया जाता है कि ग्राफ पे कैसे किसी पॉइंट को प्लॉट करते हैं। आपको यह बताया जाता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के नाम पे कि हमने क्या करा है, अभी बताया ना, ग्रिड बनाने के लिए हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन होनी चाहिए। तो हमने यहाँ पर क्या करा भाई अनिश गौरांश, एक हॉरिजॉन्टल लाइन ले ली बच्चे, ये लेटी हुई, और एक वर्टिकल लाइन ले ली। जो हॉरिजॉन्टल लाइन ली है ना उसको बोलते हैं एक्स एक्सिस, एक्स एक्स डैश, और जो वर्टिकल लाइन ली है उसको क्या बोलते हैं? वाई एक्सिस, वाई वाई डैश। दोनों का इंटरसेक्शन जिस पॉइंट पर हो रहा है उस पर्टिकुलर पॉइंट को हम ओरिजिन बोलते हैं। अब एक्स एक्सिस बिल्कुल नंबर लाइन की तरह है, जिसमें अगर भाई राइट साइड में क्या लेते हैं बच्चे हम? पॉजिटिव नंबर्स, 1 2 3 4 5, है ना, इस तरीके से। और लेफ्ट साइड में क्या होता है बच्चों? -1 -2 -3, इस तरीके से। एक्स एक्सिस पे राइट साइड में पॉजिटिव नंबर्स आएंगे, लेफ्ट साइड में नेगेटिव नंबर्स आएंगे। वाई एक्सिस पे गौरांश ऊपर की तरफ पॉजिटिव नंबर्स आएंगे, नीचे की तरफ नेगेटिव नंबर्स आएंगे। मानते हैं आप सभी इस बात को? ठीक है, -1 -2 -3 -4 -5, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का जो हमने सेटअप बनाया है, इसकी वजह से क्या हो गया, हमारा जो पूरा प्लेन सरफेस था ना वो 4 हिस्सों में टूट गया। इन चारों हिस्सों को हम क्या बोलते हैं? क्वाड्रेंट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? क्वाड्रेंट्स। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। ठीक है, ये कौन सी डायरेक्शन हुई रोटेशन की? एंटी क्लॉकवाइज, है ना। तो क्वाड्रेंट्स को हमने बेसिकली जो नेमिंग करी है वो कैसे करी है? एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन से। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो भी पॉइंट्स आएंगे उसमें आप देखोगे एक्स भी पॉजिटिव है, वाई भी पॉजिटिव है। एक बात और, किसी भी पॉइंट की कोऑर्डिनेट्स बताते वक्त हम हमेशा पहले क्या करते हैं? एक्स कोऑर्डिनेट बताते हैं। मतलब ये देखते हैं कि उस पॉइंट ने एक्स एक्सिस के लॉन्ग कितना डिस्टेंस कवर करा हुआ है, 3, वाई एक्सिस के लॉन्ग कितना डिस्टेंस कवर करा हुआ है, 2। ठीक है, इस तरीके से हमेशा याद रखिएगा, किसी भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स बताते हैं हम पहले क्या करते हैं? एक्स कोऑर्डिनेट लिखते हैं और फिर वाई कोऑर्डिनेट लिखते हैं। पहले एक्स कोऑर्डिनेट फिर वाई कोऑर्डिनेट। कोई दिक्कत? सबको इतनी बात समझ आ रही है? अच्छा, एक्स कोऑर्डिनेट को प्यार से हम क्या बोलते हैं बच्चों? एब्सिस्सा, एब्सिस्सा। और वाई कोऑर्डिनेट को प्यार से क्या बोलते हैं? ऑर्डिनेट। ठीक है, एक्स कोऑर्डिनेट को प्यार से क्या बोलते हैं?
एब्सिस्सा, और वाई कोऑर्डिनेट को प्यार से क्या बोलते हैं बच्चों? ऑर्डिनेट। ठीक है, ध्यान रहेगा, एक्स कोऑर्डिनेट को हम प्यार से एब्सिस्सा बोलते हैं और वाई कोऑर्डिनेट को हम प्यार से ऑर्डिनेट बोलते हैं। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं इसी बात। देखिए इसके बाद तो कोई परेशानी है ही नहीं, एक्स कोऑर्डिनेट हमें समझ में आ गया है, वाई कोऑर्डिनेट हमें समझ में आ गया है। वैष्णवी जी को एक बात और समझ में आ गई है कि किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स लिखते वक्त पहले कौन सा कोऑर्डिनेट लिखा जाता है बच्चों? एक्स कोऑर्डिनेट यानी कि एब्सिस्सा, और बाद में वाई कोऑर्डिनेट। एबीसीडी में पहले एक्स आता है बाद में वाई आता है, इसलिए हमने पहले एक्स कोऑर्डिनेट लिख दिया बाद में वाई कोऑर्डिनेट लिख दिया। ठीक है, एक बात अच्छे से समझ लीजिए, एक्स कोऑर्डिनेट मतलब हमारा पॉइंट ने एक्स एक्सिस के अलोंग कितना डिस्टेंस मूव करा हुआ है। देख सकते हैं आप, इस पॉइंट ने एक्स एक्सिस अलोंग 3 यूनिट्स कवर करी है तो 3 लगाया एक्स कोऑर्डिनेट। वाई कोऑर्डिनेट का मतलब है हमारे पॉइंट ने वाई एक्सिस के अलोंग कितना ऊपर या नीचे मूवमेंट करा हुआ है, 2 यूनिट्स का करा हुआ है, देख सकते हैं आप, इसलिए वहां पर 2 लिखा हुआ है। खेल समझ में आ गया? ठीक है, अब कुछ बहुत जरूरी बातें हैं जो बेसिक्स हैं, आपको पता होनी ही चाहिए, उनके बिना आपका क्वेश्चन में बाजा बज रहा होगा अगर आप ये बातें बोले तो। ठीक है, कौन सी बातें हैं? वेरी इंपॉर्टेंट बातें। क्या है ये वेरी इंपॉर्टेंट बातें? जो डायरेक्टली 10th क्लास का पार्ट नहीं है, मतलब 10th क्लास के सिलेबस में नहीं पढ़ाई जानी चाहिए, तो पहले से पढ़ते हुए आ रहे हैं, आपको याद होनी चाहिए, पर बच्चा भूल जाता है ना, और मेरा काम है उन भूली हुई चीजों को फिर से याद दिलाना, इसलिए मैं वो पुरानी बातें भी कर रहा हूं। सबसे जरूरी बात क्या है? अगर कोई भी पॉइंट, मैंने क्या बोला बच्चों? अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पे लाई करता है, बच्चों कहां लाई करता है? एक्स एक्सिस पे। अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पे लाई करता है तो क्या होगा? अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सिस लाई करता है तो बच्चों क्या होगा? तो उसका वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा। उल्टा उल्टा हिसाब है ना, मैंने पहले जब पिछली बार आपको ये चैप्टर पढ़ाया था तो बहुत तगड़े तरीके से इसके बेसिक्स लिखवाए थे। ठीक है, क्या थे उसमें? मैंने क्या बताया था? अगर कोई भी पॉइंट एक्स एक्सिस लाई करता है तो उसका वाई कोऑर्डिनेट 0 होता है। अगर कोई भी पॉइंट एक्स एक्सिस लाई कर रहा है तो उसका वाई कोऑर्डिनेट 0 होता है। क्या होता है बच्चों? 0 होता है, भूलना नहीं कभी भी ये बात। ठीक है, एंड वाइसी वर्सा। अभी वाइसी वर्सा क्या होता है भैया? ये कौन है? हमें तो पता नहीं क्या है ये वाइसी वर्सा, मतलब है इसका उल्टा भी सच है। उल्टा क्या? मैंने यहाँ क्या लिखा है गौरांश? अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सिस लाई करता है तो उसका वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा, है ना। इसका उल्टा सोचो क्या होगा सोहम भाई, कि अगर कोई पॉइंट वाई एक्सिस पे लाई करता तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा। यहाँ भाई उल्टा उल्टा हिसाब है। क्या है? उल्टा उल्टा हिसाब है। कैसा हिसाब है? क्या मतलब इस बात का? अंग्रेजी में थोड़ी पूछ रहा हूँ मैं, ट्रांसलेट करने के लिए थोड़ी कह रहा हूँ। मतलब क्या हुआ इस बात का कि अगर पॉइंट एक्स एक्स लाई कर रहा है तो उसका वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा, अगर पॉइंट वाई एक्स लाई कर रहा है तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट 0 रहेगा। भैया एग्जांपल दो जरा, हमें समझ नहीं आ रहा। मैं ये कह रहा हूँ 2,0 है या -5,0 है, ये कहाँ लाई करेंगे? इनका वाई कोऑर्डिनेट 0 है तो कहाँ लाई करेंगे बताओ? तो दीज पॉइंट्स लाई ऑन एक्स एक्सिस, लाई ऑन। ठीक है, एंड एंड 0,2 एंड 0,-5 लाई ऑन वाई एक्सिस। बताओ क्यों? क्योंकि इनके एक्स कोऑर्डिनेट 0 है। अगर किसी भी पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट 0 है तो वो कहां लाई करेगा? वाई एक्सिस पे। अगर किसी पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट 0 तो वो कहां लाई करेगा? एक्स एक्सिस पे। मानते हैं इस बात को बच्चों आप? ठीक है, तो एक तो ये समझना है। दूसरी बात क्या समझनी है? टू फाइंड द डिस्टेंस of a point from x axis, look at its, बोलो, look at its y coordinate, look at its y coordinate। अगर आपको किसी भी पॉइंट का x एक्सिस से डिस्टेंस निकालना है, कहां से डिस्टेंस निकालना है? x एक्सिस। तो आप किसको देखोगे? उसके y कोऑर्डिनेट को देखोगे। लुक एट इट्स y कोऑर्डिनेट। मैंने ये क्यों नहीं कह दिया सीधे सीधे कि किसी भी पॉइंट का x एक्सिस से डिस्टेंस उसका y कोऑर्डिनेट होता है? क्योंकि y कोऑर्डिनेट और x कोऑर्डिनेट कोऑर्डिनेट से नेगेटिव भी हो सकते हैं, बट डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होता। इसलिए मैंने यहाँ लिखा है लुक एट इट्स y कोऑर्डिनेट। मतलब अगर किसी पॉइंट का, जैसे ये है 3,2 है, अगर मुझे इस पॉइंट का x एक्सिस से डिस्टेंस निकालना है, खुद देखिए डायग्राम बना हुआ है, ध्यान से देखिएगा। ये x एक्सिस है, क्या इस एक्सिस से, x एक्सिस से इस पॉइंट का मुझे डिस्टेंस निकालना है, तो ये डिस्टेंस कितना है? 2 है, साफ दिख रहा है। और वो है क्या? y कोऑर्डिनेट। तो मैं वही तो बोल रहा हूं कि अगर किसी भी पॉइंट का x एक्सिस से डिस्टेंस निकालना है बच्चों, तो आप क्या करोगे? उसके y कोऑर्डिनेट को देखोगे। किसको देखोगे? y कोऑर्डिनेट को। यही पॉइंट अगर यहां ना होके नीचे होता, यहां, तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होते? 3, -2।
लेकिन तब भी इसका डिस्टेंस कितना था, 2 यूनिट्स। देखिए बच्चों, अभी आपको ये पूरा कोऑर्डिनेट्स की प्लॉटिंग वगैरह समझा दी थी, ठीक है। उसके बाद ये बेसिक समझ चुके थे हम लोग। ये 10th क्लास का शुरुआत हो रही है यहाँ से। ये तो सारा जो पुराना था बेसिक है ना, जिसकी हमें जरूरत पड़ेगी ऑब्वियसली, इसके बिना क्वेश्चंस नहीं कर पाओगे आप। 20 क्वेश्चंस में ये चीजें उठ के आ रही होंगी और उनको यूज करना पड़ेगा, उसके बिना क्वेश्चंस नहीं हो सकते, ठीक है। लेकिन 10th क्लास का जो डायरेक्ट कॉन्सेप्ट है वो यहाँ से शुरू हो रहा है। पहला टॉपिक क्या था 10th क्लास की कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, डिस्टेंस फॉर्मूला। क्या है डिस्टेंस फॉर्मूला? ये एक फॉर्मूला है जो हमें हेल्प करता है दो पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस निकालने के लिए, जब हमारे पास उनके कोऑर्डिनेट्स गिवन हो। तो अगर कभी भी किसी पॉइंट के, किसी भी दो पॉइंट्स की कोऑर्डिनेट्स पता है तो आप उनके बीच में डिस्टेंस निकाल सकते हो। कैसे? यूजिंग द डिस्टेंस फॉर्मूला। क्या है डिस्टेंस फॉर्मूला? डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स P एंड Q इज इक्वल टू क्या आएगा, स्क्वायर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये याद रखिएगा कि किसी भी पॉइंट को आप x1 y1 और किसी भी पॉइंट को x2 y2 बोल सकते हैं। आपने अगर इसको x1 y1 बोल दिया था, इसको x2 y2 बोल दिया था, तब भी डिस्टेंस वही आता, क्योंकि यहाँ पर क्या है, अगर मान लो गलती से आपका छोटे में से बड़ा भी माइनस हो रहा है, नेगेटिव भी आ रहा है, कोई बात नहीं, ऊपर स्क्वायर है ना, वो पॉजिटिव बना लेगा। तो आपको इस बात की बिल्कुल चिंता नहीं करनी कि मैं किसको x1 y1 मानूं, किसको x2 y2 मानूं। ध्यान ये रखना कि अगर इसको x1 बोल दिया तो इसी वाले का y कोऑर्डिनेट y1 बनेगा। मिक्सिंग नहीं हो सकती, x1 y2 और x2 y1 ऐसा नहीं कर सकते मिक्सिंग, ठीक है। किसी भी एक पॉइंट को आपने 1 1 मान लिया, किसी भी एक पॉइंट को 2 2 मान लिया, फिर फॉर्मूला लगाया और खेल खत्म, डिस्टेंस आ गया। फिर मैंने क्या बताया आपको कि हमें अगर किसी भी दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस निकालना है, हम डिस्टेंस फॉर्मूला यूज कर लेंगे। इस टॉपिक से, इस फॉर्मूला से कितने तरीके के क्वेश्चंस बनते हैं, टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस क्या क्या पूछा जा सकता है बोर्ड में। तो पहला फॉर्मूला कौन सा पूछा जा सकता है, मतलब पहला क्वेश्चन किस तरीके का पूछा जा सकता है कि आपको दो पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स दे दिए और उनके बीच में डायरेक्टली डिस्टेंस निकालने के लिए कह दिया। एक तो बहुत ही आसान टाइप है, इससे 1 या 2 नंबर तक का क्वेश्चन बनेगा बहुत मुश्किल से। अच्छा, दूसरे टाइप का क्वेश्चन क्या बन सकता है, आपको 3 पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स दे दिए, 2 के नहीं बल्कि 3 पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स दे दिए और आपसे कह दिया कि प्रूव करो कि पॉइंट्स कोलिनियर है। तो क्या करा आपने, पहले A और B के बीच में डिस्टेंस निकाला, यही डिस्टेंस फॉर्मूला से। फिर B और C के बीच में डिस्टेंस निकाला, डिस्टेंस फॉर्मूला से। फिर A और C के बीच में भी डिस्टेंस निकाला, डिस्टेंस फॉर्मूला से। अगर कोई से भी दो डिस्टेंसेस को जोड़कर, जैसे यहाँ AB और BC को जोड़कर तीसरे के बराबर आ जाता है, AC के बराबर आ जाता है, तो आप कह दोगे कि पॉइंट्स कोलिनियर है, और नहीं तो नहीं है। आप खुद सोचिए ना, अगर ये पॉइंट यहां ना होके, इस लाइन पे ना होके ऊपर या नीचे होता तो पता क्या हो जाता, फिर ये ट्राइंगल बना देते। और ट्राइंगल में एक इनइक्वालिटी फॉलो होती है, आप सबने पढ़ी होगी 9th क्लास में भी और छोटी क्लासेस में भी, कि ट्राइंगल की कोई सी भी दो साइड्स को जोड़ते हैं तो वो तीसरी साइड से बड़ा आता है। तो उस कंडीशन में AB प्लस BC AC के बराबर आता ही नहीं, उससे बड़ा आता, बराबर नहीं आता। बात समझ आ रही है? तो पॉइंट्स की कोलिनियरिटी के लिए क्या जरूरी है कि कोई से भी दो डिस्टेंस को जोड़ के तीसरे के बराबर आ जाए। तो मैंने आपको डिस्टेंस फॉर्मूला पे बेस्ड दो टाइप समझाए, एक डायरेक्ट डिस्टेंस निकालने वाला, एक कोलिनियरिटी प्रूव करने वाला। इसके अलावा तीसरी प्रजाति क्या आती है, तीसरी प्रजाति आती है वही डिस्टेंस के बेसिस पे अलग अलग चीजें प्रूव करना। कभी क्वाड्रिलेटरल को स्क्वायर प्रूव करवा देंगे, कभी रेक्टेंगल प्रूव करवा देंगे, कभी ट्राइंगल को आइसोसेलेस प्रूव करा देंगे। एक ट्राइंगल के 3 पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स दे दिया आपको, सुन रहे हैं आप लोग, एक ट्राइंगल के तीनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स दे दिया आपको, और अब आपसे कह दिया कि प्रूव करो बेटा कि ये क्या है, आइसोसेलेस ट्राइंगल है या इक्विलेटरल है। तो मैं क्या करूंगा, छोटी, अगर मुझे इसे इक्विलेटरल ट्राइंगल प्रूव करना तो मैं क्या करूंगा, मैं डिस्टेंस फॉर्मूला से AB निकालूंगा, BC निकालूंगा, CA निकालूंगा। तीनों बराबर आ गए तो इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तीनों बराबर नहीं आए इक्विलेटरल ट्राइंगल नहीं है। अच्छा, आइसोसेलेस प्रूव करना था तो क्या होता, कोई से भी दो ही बराबर आएंगे, तीनों बराबर नहीं आएंगे, कोई से दो ही बराबर आएंगे, तो आइसोसेलेस ट्राइंगल हो गया। अगर राइट एंगल ट्राइंगल प्रूव करना होता तो क्या होगा, तीनों डिस्टेंसेस निकालूंगा AB BC और CA, इनमें से जो सबसे बड़ा वाला होगा ना, तीनों डिस्टेंसेस आपके सामने आ गए निकालने के बाद, इनमें से जो सबसे बड़ा वाला है उसका स्क्वायर इज इक्वल टू बाकी दोनों के स्क्वायर का प्लस होना चाहिए। वही पाइथागोरस थ्योरम फॉलो होनी चाहिए, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम फॉलो सिर्फ और सिर्फ कौन सा ट्राइंगल कर सकता है, राइट एंगल ट्राइंगल। तो तीनों डिस्टेंसेस निकालूंगा, कैसे निकालूंगा, रुद्र में चाहिए तीनों डिस्टेंसेस AB BC और CA कैसे निकालूंगा। अच्छा, ये लाफिंग इन द कॉर्नर, मतलब दो पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स बताए और उनके बीच का डिस्टेंस निकाला तो पाइथागोरस थ्योरम से निकालेगा मेरे भाई। ये तो झाड़ू मारने आया है। क्या करोगे, ये पता है कब होता है, जब आप बीच बीच में से बातें सुनते हैं और फिर बीच बीच में मुस्कुराने लग जाते हैं, ऐसा खेल तब होता है। पूरी बात सुना करो ध्यान से। मैंने क्या बोला, मैं पहले डिस्टेंस फॉर्मूला लगाकर A और B के बीच की डिस्टेंस निकाल दूंगा, मुझे AB की लेंथ मिल जाएगी। ऐसे यहां पर भी डिस्टेंस फॉर्मूला लगाकर BC निकाल लूंगा, ऐसे यहां पर भी डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के AC निकाल लूंगा। ट्राइंगल की तीनों साइड्स आ गई। इक्विलेटरल ट्राइंगल प्रूव करना होगा तो क्या होगा,
तीनों साइड इक्वल आनी चाहिए। आइसोसेलेस प्रूव करना होगा तो क्या होगा, कोई सी भी दो साइड इक्वल आनी चाहिए। अगर राइट एंगल ट्राइंगल प्रूव करना है तो क्या होगा, जो तीनों में से सबसे बड़ी वाली है ना उसे हाइपोटेन्यूस बोलेंगे और उसका स्क्वायर इज इक्वल टू बाकी दोनों के स्क्वायर का प्लस होना चाहिए। अगर ऐसा हो गया तो बल्ले बल्ले राइट एंगल ट्राइंगल है, और नहीं हुआ तो राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है। एक क्वेश्चन आता है जिसमें आइसोसेलेस भी प्रूव करना होता है और राइट एंगल ट्राइंगल भी प्रूव करना होता है, तब क्या करूंगा, पहले तो देखो तीनों साइडें निकाल ली डिस्टेंस फॉर्मूला से, उसके बाद कोई सी दो बराबर आनी चाहिए तो आइसोसेलेस ट्राइंगल हो गया। लेकिन मुझे तो आइसोसेलेस और राइट एंगल दोनों ही प्रूव करना है इस क्वेश्चन में। ऐसा हो सकता है, हाँ बिल्कुल हो सकता है। दो साइडें इक्वल आई तो आइसोसेलेस जो सबसे बड़ा वाला है उसका स्क्वायर इज इक्वल टू बाकी दोनों का स्क्वायर का प्लस, पाइथागोरस मिल गई, मतलब ये राइट एंगल ट्राइंगल भी है। तो आइसोसेलेस राइट एंगल दोनों प्रूव हो गया एक साथ। भैया अगर मुझे इसे पैरेललोग्राम प्रूव करना होता तो क्या होता, अपोजिट साइड्स के दो जोड़े बराबर आ जाएंगे। यहां तीन नहीं चार कोऑर्डिनेट्स होंगे, ए बी निकालूंगा, बी सी निकालूंगा, सी डी निकालूंगा, डी ए निकालूंगा। क्या अगर पैरेललोग्राम प्रूव करना है तो कैसे करोगे, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ए बी निकाला, बी सी निकाला, सी डी निकाला, डी ए निकाला, कैसे निकाला, डिस्टेंस फॉर्मूला से, है ना। पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स दिए होंगे ना, यहाँ पर आप टेंशन क्यों ले रहे हो, इनके कोऑर्डिनेट्स दिए होंगे, सही है। तो आपने डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के अनिश्वरांश क्या निकाल दिया बच्चे, इनके बीच की डिस्टेंस निकाल दी। अब मुझे इसे पैरेललोग्राम दिखाना है, तो पैरेललोग्राम प्रूव करने के लिए कितनी सारी बातें बता रखी है मैंने आपको। अपोजिट साइड के एक ही जोड़े को पैरेलल और इक्वल दोनों दिखा दो। अब यहाँ पैरेलल तो आप दिखा नहीं पाओगे डिस्टेंस फॉर्मूला से, देखो तो आपको सिर्फ और सिर्फ डिस्टेंस से ही खेलना है, कोई बात नहीं। अपोजिट साइड्स के दोनों जोड़ों को इक्वल दिखा दो, ए बी डी सी के इक्वल आ जाना चाहिए, बी सी ए डी के इक्वल आ जाना चाहिए। अगर ऐसा हो गया तो ये पैरेललोग्राम है, नहीं तो नहीं है। लेकिन अगर इसी को मुझे रेक्टेंगल प्रूव करना हो तो अपोजिट साइड्स के दोनों जोड़े इक्वल दिखाऊंगा, पहले तो ए बी डी सी के इक्वल दिखाऊंगा, ए डी बी सी के इक्वल दिखाऊंगा। फिर इतना करने से तो सिर्फ पैरेललोग्राम होगा, रेक्टेंगल होने के लिए इसकी डायगोनल्स भी इक्वल होनी चाहिए, रेक्टेंगल की डायगोनल्स इक्वल होती है। इसकी ये बोर्ड कैसा है, रेक्टेंगल है, इसकी डायगोनल्स बराबर होंगी, ये वाली डायगोनल इस वाली डायगोनल बराबर होगी। तो अब मैं क्या करूंगा, AC निकालूंगा डिस्टेंस फॉर्मूला से, BD निकालूंगा डिस्टेंस फॉर्मूला से, वो दोनों भी बराबर आ जाएंगे, तब मैं कह दूंगा कि ये रेक्टेंगल है। स्क्वायर के लिए क्या करोगे, चारों साइड इक्वल होनी चाहिए, AB BC CD DA सब बराबर होनी चाहिए और डायगोनल्स भी इक्वल होनी चाहिए। रोम्बस के लिए सिर्फ चारों साइड इक्वल दिखाना काफी है, स्क्वायर के लिए चारों साइड भी इक्वल दिखाऊंगा और डायगोनल्स भी इक्वल दिखाऊंगा। सारा फ्लैशबैक देख लीजिए, आपका डिस्टेंस फॉर्मूला वाली एक्सरसाइज खत्म है। एक वर्ड और है, वो और समझाना है मुझे, है ना, इक्विडिस्टेंट, और उसके बाद ये एक्सरसाइज पूरी खत्म है भाई, कुछ नहीं बचेगा इस एक्सरसाइज में, पूरी एक्सरसाइज समाप्त है। फिर आपको सिर्फ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। यहाँ इतनी सी बातों में मैंने सारी बात कर ली आपसे। डिस्टेंस फॉर्मूला से हर तरीके का क्वेश्चन जो आ सकता है वो आपके सामने है इस वक्त। किस किस तरीके का क्वेश्चन आ सकता है जरा एक बार फिर से बताना भैया, स्टार्टिंग से बिल्कुल। पहली बात तो डिस्टेंस फॉर्मूला है क्या और क्यों यूज होता है। जब भी दो पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स पता है तो उनके बीच का डिस्टेंस निकालने के लिए मैं डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करता हूं, है ना। डिस्टेंस फॉर्मूला कैसे लग रहा होता है भैया, स्क्वायर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर रूट के अंदर, ठीक है। आ गया डिस्टेंस निकालने के बाद प्यारा सा यूनिट लिखना मत भूलना, ओके भैया। उसके बाद क्या बोला मैंने, उसके बाद मैंने बोला कि इससे किस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। तो पहला क्वेश्चन डायरेक्ट बनता है, दो पॉइंट्स की कोऑर्डिनेट्स दिए, उनके बीच का डिस्टेंस निकालना, निकाल दोगे, ठीक है। एक या दो नंबर का क्वेश्चन, थोड़ा अपग्रेडेशन हुआ, लगभग 2 से 3 नंबर तक का क्वेश्चन। 3 पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं, आपको उनको कोलिनियर पॉइंट्स प्रूव करना है। कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं सोहम भाई, वो पॉइंट्स जो सेम लाइन पे लाई करते हैं उन्हीं को बोलते हैं कोलिनियर पॉइंट्स। तो ये कैसे प्रूव करूंगा, डिस्टेंस फॉर्मूला से AB निकालूंगा, डिस्टेंस फॉर्मूला से BC निकालूंगा, डिस्टेंस फॉर्मूला से AC निकालूंगा। अगर कोई से भी दो को जोड़कर तीसरे डिस्टेंस के बराबर आ गया, मुबारक हो, ये पॉइंट्स कोलिनियर पॉइंट्स हैं, नहीं तो नहीं है। बोलिए 4 पॉइंट्स दिए तो कोई बात नहीं, फिर 4 पॉइंट्स को कोलिनियर प्रूव करने के लिए वो कहता नहीं है, जनरली 3 पे ही आता है क्वेश्चन। अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा, तो फिर यहाँ पर आपको चौथा पॉइंट दिया जाएगा D, आप AB निकालेंगे, BC निकालेंगे, CD निकालेंगे और AD निकालेंगे। कोई से 3 को जोड़कर चौथे के बराबर आ रहा होगा। अव्वल तो वो आएगा नहीं, अगर आ गया, क्योंकि कृष्णा भाई ने डाउट पूछा तो बताना तो था, तो अगर वो आ गया तो आपको बता दिया, कोई से भी 3 टुकड़ों को जोड़कर एक चौथे डिस्टेंस के बराबर आ रहा होगा। वैसे वो आएगा नहीं, गारंटी मेरी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इतना समझ आ गया, ऐसा नहीं होता है। मैंने कुछ कहा है आने के लिए, कई सारी चीजें बतानी पड़ती हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से, उसमें से कुछ चीजें आ गई कुछ नहीं आई, ऐसा हो सकता है। लेकिन क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, बोर्ड का पेपर सेट नहीं कर रहा हूं तो हर चीज नहीं आएगी, लेकिन बताई हुई चीजों में से ज्यादातर चीजें मिल जाएंगी आपको परिचय में, वो आपने देखा गया, एक्सपीरियंस भी किया पूरे साल भर में। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि अगर मैंने कुछ कहा कि नहीं आएगा तो वो आ गया। हाँ ऐसा हो सकता है कि कम चांसेस बोले हो
वो आ जाए। जैसे वो टाइम वाला क्वेश्चन मैंने बोला था कि इसके चांसेस बहुत कम रहते हैं, कई सालों से नहीं आ रहा था, 2023 में आ गया, मैंने इसीलिए तो कराया था आपको। रिस्क रहता है, रिस्क रहता है आने का, इसीलिए मैं छुड़वाऊंगा नहीं। अगर कोई चीज छुड़वा दी है बिल्कुल ही, तब फिर वो तो पक्का नहीं आएगी। वो छुड़वाई इसलिए कि वो नहीं आ सकती फिर। अब मुद्दे पे चले आगे। एक टाइप ये कवर कर ली, एक टाइप ये कवर कर ली, इसके अलावा कोई और टाइप भी है? हाँ, अलग अलग तरीके के ज्योमेट्रिकल फिगर्स प्रूव करना यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। 3 अलग अलग पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स दे दिए, कह दिया प्रूव करो कि ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है। कोई बात नहीं, ए भी निकालो डिस्टेंस फॉर्मूला से, बी से निकालो डिस्टेंस फॉर्मूला से, ए से निकालो डिस्टेंस फॉर्मूला से, तीनों बराबर आए तो इक्विलैटरल ट्रायंगल है। अगर कोई से 2 बराबर आए सिर्फ तो आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तीनों अलग अलग आ गए, स्केलिन ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल कैसे प्रूव करूं? जो तीनों में सबसे बड़ा आया होगा। मोहिनी जी, ये ए बी बी सी और सी ए कैसे निकालूंगा? ये दिया तो है नहीं क्वेश्चन में। हाँ, इनके कोऑर्डिनेट्स दिए ना, तो डिस्टेंस फॉर्मूला से ए बी बी सी सी आ जाएगा। निकालने के बाद जो सबसे बड़ा होगा इनमें, उसका स्क्वायर अगर बाकी दोनों के स्क्वायर्स के प्लस के बराबर है तो हाइपो स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर हो गया है, मतलब पाइथागोरस मतलब ये वो एक राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा। आइसोसेलेस भी प्रूव करना है और राइट एंगल ट्रायंगल भी प्रूव करना है, तो वो कैसे करेंगे? कोई सी 2 साइड्स इक्वल होंगी, साथ ही पाइथागोरस वाली कंडीशन हो जाएगी। आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल है। पैरेललोग्राम प्रूव करना है, क्या करेंगे शांतनु भाई? पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड को इक्वल दिखा देंगे। अपोजिट साइड्स के दोनों जोड़े इक्वल दिखाएंगे, दोनों जोड़े, मतलब ए बी डिस्टेंस फॉर्मूला से निकाला, डीसी डिस्टेंस फॉर्मूला से निकाला, ये दोनों बराबर आने चाहिए अनिश भाई। फिर ऐसे ही बीसी और एडी निकाला, ये भी बराबर आना चाहिए। क्वेश्चन आप 1000 भी लगा लोगे, आप बर्बाद रहोगे। बैलों की तरह मेहनत नहीं करनी है, आपको ये देखना है कि किस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है और किस टाइप में क्या करना होता है। दिमाग को जगाना पड़ेगा, पढ़ने का तरीका अब ऐसा ही रखना है। लोग कहते हैं कि हार्डवर्क इज द की टू सक्सेस, भाई अधूरा सकते हैं। हार्डवर्क इन द राइट डायरेक्शन इज द की टू द सक्सेस। द हटा लेना सक्सेस से पहले, है ना, समझ में आया? हार्डवर्क इन द राइट डायरेक्शन बहुत जरूरी है। बैलों की तरह मेहनत करने से कोई फायदा नहीं है, पता है ना? अगर आप फोर्स के परपेंडिकुलर डिस्टेंस कर रहे हैं तो वर्क डन 0 है। कोई मूर्ख पसीने से बाल्टी भर दे इस दीवार को धक्का देने के लिए। मैंने एक मजदूर को बुलाया और कहा कि भैया मुझे ये दीवार गिरानी, मुझे कमरा बड़ा करना है। अब वो क्या कर रहा है? ताकत लगा रहा है, पसीने से भाई बाल्टी भर दी है, चेहरा लाल हो गया, ऐसा लग रहा है कि अभी अभी दिमाग की कैसे फटेगी, इतनी मेहनत कर रहा है। क्या फायदा? दीवार तो हटी नहीं। शाम को जब वो मुझसे मजदूरी मांगेगा मैं उसको पैसे दूंगा क्या? नहीं ना। तो सिर्फ मजदूरी या सिर्फ हार्डवर्क से कोई फायदा होगा नहीं। सही दिशा में दिमाग लगाना है। और सही दिशा क्या है? चैप्टर के बेसिक कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझने के बाद सबसे पहला सवाल ये पूछना, इसमें से किस किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। क्या मैंने हर वैरायटी कर ली और क्या इस वैरायटी को देख के मेरे दिमाग में ये बात आ रही है कि ऐसा क्वेश्चन कैसे करते हैं? इसीलिए मैं पहले वो काम करा रहा हूं, फिर क्वेश्चन तो आप लगा लो। समझ में बात नहीं आ रही है? और क्वेश्चन कितने लगाने हैं? हर वैरायटी के 5-5 क्वेश्चन लगा लो, बहुत है। हर वैरायटी के 5-5 क्वेश्चन। बेहिसाब मेहनत नहीं करनी है, सही दिशा में सही तरीके से मेहनत करनी है। गाइस, पैरेललोग्राम प्रूव करने के लिए क्या करोगे? अपोजिट साइड्स के दोनों जोड़े, यानी कि एबी डीसी को इक्वल दिखा लोगे और बीसी और एडी को इक्वल दिखा लोगे, हो गया पैरेललोग्राम। अगर मुझे पैरेललोग्राम नहीं रेक्टेंगल प्रूव करना होता तब भी मैं इतना काम तो करता ही, क्योंकि पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल दोनों में आमने सामने साइड्स के दोनों जोड़े बराबर आते हैं। ये इसके बराबर दिखाता, ये इसके बराबर दिखाता, लेकिन रेक्टेंगल के लिए डायगोनल्स भी इक्वल दिखाता अनिश भाई, यानी कि एसी और बीडी को भी इक्वल दिखाना पड़ेगा। अब एसी कैसे निकालूंगा? क्या बात है, डिस्टेंस फॉर्मूला जिंदाबाद। बी और डी के कोऑर्डिनेट्स है, डिस्टेंस फॉर्मूला जिंदाबाद, निकाल लो, क्या दिक्कत है? वह बड़ा हो जाएगा क्वेश्चन। तो नंबर भी तो फेंक के मार रहे हैं, सही 3 से 5 नंबर का क्वेश्चन आ गया, और ऐसा है तो मेहनत है तो नंबर भी उसी हिसाब से भाई। समझे नहीं समझे? अच्छा भैया रोमबस दिखाना हो तो चारों साइड इक्वल दिखा दो, डिस्टेंस फॉर्मूला जिंदाबाद। अगर स्क्वायर दिखाना है तो चारों साइड इक्वल दिखाने के बाद डायगोनल भी इक्वल दिखा दो। और बोलो भैया, बस खाली लास्ट प्रजाति और बता दिए। लास्ट प्रजाति क्या है बच्चों? इक्वी डिस्टेंट। क्या लास्ट प्रजाति क्या है? इक्वी डिस्टेंट। ये इक्वी डिस्टेंट कैसे प्रूव करते हैं भाई? ये इक्वी डिस्टेंट का मतलब क्या होता है यार? देखो, 2 अलग अलग वर्ड से बना हुआ है। इक्वल डिस्टेंस, इक्वी डिस्टेंट का मतलब क्या है? इक्वल डिस्टेंस। यानी कि अगर मैंने ये बोला, दैट इज, ध्यान से सुनते रहना अभी, इफ P इज इक्वी डिस्टेंट। भाई बहुत पसंद आता है बोर्ड वालों को ना, ये वर्ड बड़ा पसंद आता है इक्वी डिस्टेंट वाला। क्या है ये? जैसे क्वेश्चन में आगे लिखा हुआ, P इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम A एंड B, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है
कि P की दूरी A से और P की दूरी B से बराबर है। अब डिस्टेंस फॉर्म लगाऊंगा इधर भी और डिस्टेंस फॉर्म लगाऊंगा उधर भी। रूट देख के हाथ पांव थर्रा गए, डर गया मैं। क्या करूंगा? स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। उससे क्या होगा? रूट हट जाएगा। उसके आगे मजदूर बुला लेना कैलकुलेशन करने के लिए। खुद तो होगी नहीं आपसे, क्या हो जाएगी? मैं चित्र से और समझा देते। ले भाई देख, ऐसा है सीन क्या इक्विडिस्टेंट का। ये है पॉइंट ए, ये है पॉइंट बी और ये है पॉइंट पी। क्वेश्चन में बोला कि P इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ए एंड बी, तो इसका मतलब क्या है कि P की दूरी A से और P की दूरी B से बराबर है। तो इधर डिस्टेंस फॉर्म लगा, जय श्री राम। उधर डिस्टेंस लगाया, जय श्री राम। दोनों को रख दिया इक्वल, क्योंकि क्वेश्चन लगाई है इक्विडिस्टेंट है। खेल समझ आ गया? उसके आगे सॉल्व कैसे करते हैं ये आ गया अच्छे से। ऑल क्वेश्चन टाइप्स कवर्ड। यहां पर, यहां ये क्या है? आइसोसेलेस ट्राइंगल प्रूव करने के लिए आ सकता है, इक्विलेटरल ट्राइंगल प्रूव करने के लिए आ सकता है, राइट एंगल ट्राइंगल प्रूव करने के लिए आ सकता है। समझ लो नहीं, शॉर्ट में लिख लेना ऐसी पहचान के लिए। ये लुगा ये समझ में क्या? और इसमें क्या आ सकता है बताइए जरा। इसमें पैरेलल प्रूव करने के लिए आ सकता है, रेक्टेंगल प्रूव करने के लिए आ सकता है, स्क्वायर रोमस प्रूव करने के लिए आ सकता है, या फिर स्क्वायर प्रूव करने के लिए आ सकता है। समझे नहीं समझे बच्चों प्यारे? डर गए क्या? इसे छापिए जल्दी से फटाफट सब लोग, ऐसे छाप लो ताकि सारी प्रजातियां कवर हो जाए। हाँ जी, अब ये हमने सारा बेसिक कॉन्सेप्ट तो डिस्कस कर लिया। आते हैं क्वेश्चन पे। मैंने अभी आपसे ये कहा कि अगर मुझे स्क्वायर, रेक्टेंगल या रोमस वगैरह जैसी चीजें प्रूव करनी होंगी तो ऐसा क्वेश्चन 3 से 5 नंबर तक में आएगा। लेकिन दीदी को जो है कुछ और ही बात करनी है। दीदी कह रही हैं कि लो फिर आपकी बात काटती हूँ मैं, एक क्वेश्चन दिखाती हूँ मैं आपको। 4 पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं और पूछ रहा है कि बता बेटा, ऑप्शन में दे रखा है कि ये स्क्वायर है, रेक्टेंगल है या पैरेलल है या ट्रेपेजियम है। लॉजिकल बात करा, 1 नंबर का एमसीक्यू है ये और 4 पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स देके ये कह रहे हैं कि बता दो कि ये क्या है। तो हमने आपसे कब कही कि ऐसे एमसीक्यू में आपको ये करना है? मैंने तो स्पष्ट रूप से कहा कि 3 से 5 नंबर का क्वेश्चन अगर आता है उसमें ये प्रूव करना है, तो आपको इतनी मेहनत करनी पड़ेगी कि अपोजिट साइड्स के दोनों जोड़े इक्वल दिखा रहे हैं या चारों साइड इक्वल दिखा रहे हैं, व्हाटएवर जैसी भी डिमांड होगी क्वेश्चन की। मुद्दे की बात क्या है? एमसीक्यू में ये बैल बुद्धिपना नहीं करना है। तो करना क्या है गुरुजी, आप ही बता दो। बताता हूं आपको। क्या मैंने ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री शुरू कराते वक्त सबसे पहले कोऑर्डिनेट्स प्लॉट करना नहीं सिखाया? सिखाया कि नहीं सिखाया? तो आप क्यों नहीं समझ रहे कि आपको इतनी सीधी सीधी बात बोली गई है कि जो हमारे पास 4 कोऑर्डिनेट्स, आप देखिए जरा, आप जरा ध्यान से समझने की कोशिश करिए। पहला कोऑर्डिनेट है a 9,0। कहां लाई करेगा 9,0? क्यों भाई बच्चों 9,0 कहां लाई करेगा? 9,0 y कोऑर्डिनेट 0, x एक्सिस पे लाई करेगा। a पॉइंट यहां आ गया 9,0। डर गए? समझ गए? जल्दी बताइए। ठीक है, तो क्या आपको नहीं लगता कि अगर मैंने वो बेसिक्स बताए थे तो वो काम आएंगे? आ रहे हैं। और सुनिए, 9,-6 b कहां लाई करेगा? x एक्सिस लॉन्ग तो 9 आ गया, x एक्सिस लॉन्ग 9, -6 नीचे मिलेगा, यहां कहीं आ गया 9,-6 फोर्थ पॉइंट में लाई करेगा। ऑब्वियसली बताया था कि नहीं बताया था? 9,0 कहां लाई कर रहा है? x एक्सिस पे। क्यों? क्योंकि अगर किसी पॉइंट का y कोऑर्डिनेट 0 है तो x एक्सिस लाई करता है। 9,-6 ए -6 सुना ना, y एक्सिस लॉन्ग माइनस का कहां मिलेगा? नीचे, इसलिए मैं नीचे आ गया फोर्थ पॉइंट 9,-6। ठीक है, इसी की सीध में आऊंगा भैया। हाँ यार, जब x कोऑर्डिनेट 9 है तो उसी सीध में ही आऊंगा। भाई ये दूरी 9 है तो 9,-6 यही तो लाई करेगा। अगर ये प्लस का बोलते हैं ना 9,+6 तो मैं ऊपर जाता, क्योंकि y एक्सिस के लॉन्ग पॉजिटिव नंबर ऊपर मिलते हैं। नेगेटिव का बोला इसलिए नीचे आया। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? एमसीक्यू है, विद इन अ मिनट सॉल्व होना चाहिए, हद से हद 2 मिनट में, 2 मिनट से ज्यादा नहीं लगने चाहिए। ठीक है, अगला पॉइंट सुनिए, माइनस का 9,0 सी है, कहां लाई करेगा? -9,0 माइनस का 9,0 कहां लाई करेगा? y एक्सिस पे नीचे। माइनस का 9,0 y कोऑर्डिनेट 0 है, x एक्सिस पे लाई करेगा, x एक्सिस पे माइनस का 9,0 यहां लाई करेगा, माइनस का 9,0। अगला है माइनस का 9,6, माइनस का 9,6, माइनस का 9,6 तो यहां आ जाएगा,
माइनस का 9,6 कहाँ जाएगा? माइनस का 9,6 प्लस का 6 है, ऊपर को आ जाएगा भैया। ये क्या है पता नहीं क्या है, अब तो जोड़ने के बाद ही पता लगेगा भाई। ये लो भैया, ये लो, ये कुछ ऐसा हो गया, कुछ ऐसा सा आ गया। देखो भाई एक बात तो क्लियर है, ये वो नहीं है। क्या नहीं है? अरे वही रेक्टेंगल तो नहीं है क्योंकि साइड तिरछी हो चुकी है, स्क्वायर भी नहीं रहा। अब या तो ये पैरेललोग्राम होगा या ये रोम्बस होगा, सही है। अब मेहनत करनी पड़ेगी, डिस्टेंस फॉर्म लगाना पड़ेगा। नहीं, अकल बड़ी या भैंस? अकल बड़ी है भाई, दिमाग का इस्तेमाल करना है आपको। अगर किसी ने भैंस बड़ी बोल दिया होता तो दिख जाता लेवल। आज आप सभी को पता होना चाहिए कि या तो ये पैरेललोग्राम है या ये रोम्बस है ना, इन दोनों में से। यहां तक पहुंच गए नहीं पहुंच गए हो? अब आप सभी को पता होना चाहिए कि इसकी जो डायगोनल्स, ध्यान से देखना, इसकी डायगोनल्स क्या आएंगे अगर मैं ज्वाइन कराऊं तो ये आएगी, ये आएगी क्या? और एक डायगोनल ये है, इन दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री नहीं है बस। तो ये रोम्बस नहीं है, पैरेललोग्राम है। क्या है? रोम्बस नहीं है, पैरेललोग्राम है भैया। ये रेक्टेंगल क्यों नहीं हो सकता भाई? क्लियर कट दिख रहा है यार, साइड तिरछी है, टेढ़ी आ रही है। ये रेक्टेंगल नहीं है और स्क्वायर भी नहीं है, बचा क्या? पैरेललोग्राम है, रोम्बस। रोम्बस की डायगोनल्स एक दूसरे को 90 डिग्री पे आधा आधा काटती हैं। क्या इसकी डायगोनल्स 90 डिग्री पे काट रही है एक दूसरे को? नहीं। तो बस हो गई बात, वहीं खत्म। ये क्या है? पैरेललोग्राम है। बाकी मैं आपको प्रूव करके दे देता हूं। ये डिस्टेंस कितना है बताना जरा। डिस्टेंस फॉर्मूला लगाने की जरूरत, साफ दिख रहा है 6 है। ये मन कर रहा है डिस्टेंस फॉर्मूला लगाने का, लगा लो। 9 - 9 0 का स्क्वायर प्लस, हाँ भाई, -6 - 0 कितना आएगा? रूट में 0 प्लस -6 का स्क्वायर होगा 36। अब 36 का स्क्वायर रूट लूंगा तो 6 आ जाएगा। कितना आ रहा है डिस्टेंस? 6 आ रहा है भैया। आपने डायरेक्ट कैसे लिख दिया भाई? कॉमन सेंस दिख रहा है यार, ये तो सेम ही है। यहाँ कितने का गैप है? 6 का गैप है। ये 6 है, वो भी 6 है, दिख रहा है। ये कितना आएगा? लगा लो डिस्टेंस फॉर्मूला, जल्दी लगाओ। 9 + 9 का होल स्क्वायर। यहाँ माइनस इसलिए हुआ था मोहतरमा क्योंकि 9 - 9 था। यहाँ 9 -9 है, माइनस माइनस। आगे -6 - 0 का होल स्क्वायर। गाइस प्लीज हेल्प मी, क्या आने वाला डिस्टेंस? 9 + 9 18, 18 का स्क्वायर 9 9 18, 18 का स्क्वायर 324 प्लस -6 का स्क्वायर करो 36 हो जाएगा। माइनस का स्क्वायर 10 होता है, जोड़ना 360 आ रहा है कहीं, सही है। कोई बात नहीं, भाई हंस क्यों रहे हो भाई? गलती हर किसी से होती है, कोई बात नहीं। हाँ भाई अब क्या हो जाएगा? 360 का अगर मैं स्क्वायर रूट लेना हुआ तो ये 6√10 आ जाएगा। ये सेम नहीं आ रहे, सेम नहीं आ रहे। वही तो मैं कह रहा था आपसे कि अपोजिट साइड्स के जोड़े बराबर आ रहे हैं। ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर आएगा। क्या हुआ? ये पैरेललोग्राम हुआ। भैया बहुत देर नहीं लग गई एमसीक्यू में। भाई मैं आंसर तो पहले बता चुका था, तो मैं प्रूव कर रहा था आपको सामने। आंसर तो मैंने तभी बता दिया था जब मैंने आपसे ये कहा था कि इसकी डायगोनल से दूसरा 90 डिग्री पे नहीं काट रही है, तो ये क्या है? पैरेललोग्राम है। तो मैं आपको जस्टिफिकेशन दे रहा था। बात समझ में आई? तो एमसीक्यू में आपका कॉमन सेंस भी काम करता है साथ में, सिर्फ बड़ा मेथड नहीं करता है काम। आपको समझना पड़ेगा एमसीक्यूज के साथ डीलिंग अलग होती है, बड़े क्वेश्चन के साथ डीलिंग अलग होती है। समय का खेल है बाबू भैया, नहीं तो बाहर आके छाती पीट पीट के रहोगे हाय पेपर हुए पेपर, बड़ा लेंथी था पेपर और हमसे ना होया पेपर टाइम से, फिर कोई फायदा है इन बातों का? समझदारी किस बात में भाई? एमसीक्यू से डीलिंग कम समय में करनी है। और वो कैसे भाई कम समय में? कॉन्सेप्ट खेलना है। फिर क्या आप सभी को ये क्वेश्चन समझ में आ गया अच्छे से? यही क्वेश्चन अगर बड़ा होता, प्रूव करने होता, तो मैं डिस्टेंस वाला करता भी। मानते कि नहीं मानते? चलिए आगे बढ़ते हैं इसी बात पे। मैं अभी क्या करूंगा, मैं अभी आपको ना एनसीईआरटी से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के जितने भी टाइप के क्वेश्चंस हैं डिस्टेंस फॉर्मूला पे बेस्ड, वो सारे डिस्कस कर रहा हूँ। नया एडिशन है किसी पास एनसीईआरटी का? देखिए भाई, डिस्टेंस फॉर्मूला का पहली एक्सरसाइज आ रही है आपकी 7.1। क्वेश्चंस एक एक करके डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके नाम पे आ रहा है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स ऑफ बिटवीन द फ्लोइंग पेयर्स ऑफ पॉइंट्स। और दिए क्या है? 2, 3 एंड 4, 1। सीधे सीधे कोऑर्डिनेट्स दिए हैं और डिस्टेंस निकालना है। हो जाएगा, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है। स्क्वायर रूट में x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अभी नहीं करना है,
अभी पहले समझना है, सुनना है मेरी बातों को ध्यान से। पेंसिल, पेन, कॉपी सब रोक दो, सिर्फ इधर ध्यान दो। देखिए अगला क्वेश्चन क्या आ रहा है, माइनस का 5,7 एंड माइनस 1,3। अब फिर से इनके बीच में डिस्टेंस निकालना है। कैसे निकालूंगा डिस्टेंस? डिस्टेंस फॉर्मूला हो जाएगा। एक क्वेश्चन और आ रहा है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स। और ये क्या है, इस बार नंबर्स नहीं दिए हैं। देखो बच्चे को तो नंबर्स दिखते हैं मैथ्स में, वो फिर भी खुश रहता है रिंद्रा जी। जहां मैथ्स में ABCD दिखी वही मुंह फटा, वही बच्चा घबराया और कहने लगा हाय 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 मैथ्स, मेरी आत्मा तुझे हर पल सताएगी, है ना। फिर नई नई फुल फॉर्म्स बननी शुरू होती है मैथ्स की। देखिए क्या निकालना है छोटी, डिस्टेंस निकालना है। भाई नंबर नहीं दे सकते थे कि पता नहीं क्या आना चाहिए, कोई बात नहीं बेटा होता है। किसी भी एक को आपने क्या मान लेना है गुरबानी जी, x1 y1, किसी भी एक को x2 y2। तो मैंने क्या करा, इसको x2 y2 मान लिया, ऐसी मर्जी अपने मन की। इसको x1 y1 मान लिया। अब बताओ क्या होगा भाई सोहम भाई? भैया वो डिस्टेंस फॉर्मूला होता है ना, स्क्वायर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। तो इसी बात पे हमारे रुद्र विजय बोले भैया मैं करवाता हूँ क्वेश्चन। देखो अब x2 के नाम पे क्या है a, माइनस x1 के नाम पे क्या है माइनस a। तो दो बार माइनस आ गया, ब्रैकेट लगा लूंगा क्योंकि एक साथ दो साइन नहीं आते, तो वहां ब्रैकेट लगा लेते हैं। ऐसे ही रुद्र विजय यहाँ के लिखूंगा, y2 के नाम पे क्या है भाई b, माइनस ये वाला, और y1 भी क्या है माइनस का b। हाँ भाई आर्यन पाल बच्चे, माइनस माइनस क्या होता है? तो यहाँ क्या आ जाएगा, a प्लस a का होल स्क्वायर, प्लस यहाँ क्या आएगा बच्चों b प्लस b का होल स्क्वायर। ये कितना आ जाएगा सॉल्व करके बताइए भैया। हाथी प्लस हाथी तो ये 2a हो गया, चीटी प्लस चीटी, दो चीटी यानी कि 2b हो गया। ये कितना आएगा रूट में 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर। कोई मुश्किल था क्या ये? मतलब नंबर नहीं दिख रहे तो डर जाओगे आप? अरे नहीं डरते भैया, कॉन्सेप्ट तो वही है ना, कॉन्सेप्ट तो वही है। तो अब क्या जाएगा, 4 कॉमन ले लूंगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बचेगा। क्या हो जाएगा बच्चों, 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है, वो बाहर आ जाएगा, रूट के अंदर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर ऐसा जाएगा। अब इतने बड़ी बड़ी महान हस्तियां हमारे देश में कि मैं क्या ही बताऊं, मैं तारीफ के लिए शब्द कम पड़ जाते हैं। अगला स्टेप लिखेगा बच्चा 2 ब्रैकेट में a प्लस b, और आर्ग्यू करेगा कि a स्क्वायर का रूट a हो गया, b स्क्वायर का रूट b हो गया, बीच में प्लस लगा दिया। मूर्ख, ऐसे नहीं होता है कभी भी। रूट प्लस या माइनस में नहीं टूटता है। दिस इज अ ब्लंडर, करना भी मत, ऐसा सोचना भी पाप है। यही आंसर है, इसके आगे इसे सॉल्व नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं सॉल्व कर सकते भैया? क्योंकि रूट प्लस या माइनस में नहीं टूटता, रूट प्लस या माइनस में नहीं टूटता। तो भैया ये आ ही नहीं सकता था। ये पता है कब आता, जब रूट के अंदर a प्लस बी का होल स्क्वायर होता, तब आता वो a प्लस बी। ऐसे नहीं होता है कि a स्क्वायर का रूट a आ गया, b स्क्वायर का रूट b आ गया, बीच में प्लस है तो प्लस लगा दिया, माइनस है तो माइनस लगा दिया। पाप है ये, 10 लेगा नदी के तारे साफ है भाई। क्या समझे? रूट प्लस या माइनस में नहीं टूटता। अगर ऐसी परिस्थिति बन रही है वहीं छोड़ देंगे, है ना। अगर ऐसा होता तो चल जाता, ठीक है। फिलहाल ये नहीं चलेगा। दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग। आंसर आ चुका है, क्वेश्चन खत्म हो चुका है। ये तो एक अलग बात थी। समझ गए या नहीं समझे गाइस? क्या आप सभी को मेरी बात समझ आ गई अच्छे से? ठीक है साहब, कोई दिक्कत नहीं है। सही है। हमने क्वेश्चन 1 डिस्कस किया, जो कि अपने आप में एक प्रजाति है। कौन सी प्रजाति है? डायरेक्ट फॉर्मूला वाली प्रजाति है। क्या आप सभी को ये वाली प्रजाति समझ में आ गई अच्छे से? ठीक है, अगली प्रजाति की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन ध्यान सुनिएगा। अब मैं तेजी से पढ़ूंगा क्योंकि मुझे पूरी एक्सरसाइज ओरली डिस्कस करनी है, फिर आप घर जाके आराम से इसे करते रहेंगे, पार्क में बैठ के कर लेंगे, जैसा भी आपको सही लगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट 0,0 एंड 36,15। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स 0,0 एंड 36,15। आपको नहीं लगता आपको दो पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स दिए गए और उनके बीच में डिस्टेंस निकालने बुला रहा है? यही करना है, हो जाएगा। कैन यू नाउ फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू टाउन्स ए एंड बी डिस्कस्ड इन द सेक्शन 7.2। भाड़ में गया सेक्शन 7.2, भाड़ में गई दुनियादारी। सीधी बात है, ए और बी के कोऑर्डिनेट्स दिए होंगे, उनके बीच का डिस्टेंस निकालना है, निकाल दूंगा, डरने की कोई बात नहीं है। इससे केस स्टडी के क्वेश्चन बन जाते हैं इसी तरीके के। पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स देते हैं, वो देखा था मैंने, ऑक्टागन वाला लगाया था एक, बहुत महाघटिया क्वेश्चन। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में केस स्टडी भी बन जाती है, और कुछ नहीं करना होता आपको, बस आंखों से ध्यान से उस ग्राफ को देखना जो मिला, पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स लिखते हैं, फिर वो डिस्टेंस पूछेगा, बताता रहूंगा जो भी पूछेगा। ठीक है,
आसान होती है, केस स्टडी आसान होती है अगर प्रिंटिंग सही हो। हमारे स्कूल के छपरी प्रिंटर्स है ना बर्बाद होते हैं, वो ठीक से प्रिंट नहीं कर पाते हैं, इसलिए हमारे को केस स्टडी में दिक्कत होती है। अदरवाइज केस स्टडी के क्वेश्चंस कोई बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं होते हैं। एक्सेप्शंस हर जगह होती है, एक दो होते हैं खूंखार क्वेश्चन, बस एक दो, ज्यादा नहीं। हाँ इसी बात पे बस। अब आगे बढ़ते हैं, थर्ड वाला क्वेश्चन बढ़िए। डिटरमाइन इफ द पॉइंट्स 1,5 2,3 एंड -2,-11 आर कोलिनियर। 3 पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स दिया, कह रहा है पता करो कि ये कोलिनियर है कि नहीं है। क्या करूंगा, नामकरण कर दूंगा इनका, ए बी और सी मान लूंगा, ए बी निकालूंगा, बी सी निकालूंगा, ए सी निकालूंगा। अगर कोई से भी दो को जोड़कर तीसरे के बराबर आ गया तो पॉइंट्स कोलिनियर, नहीं तो नहीं है। क्या ये पढ़ा नहीं चुका था मैं पहले ही, तो हो गया फिर। अब क्वेश्चन नंबर 4 पे आओ। चेक वेदर दिस एंड दिस आर द वर्टिसेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। 3 पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स दिए और कह रहे हैं चेक करके बताओ कि आइसोसेलेस ट्रायंगल है या नहीं है। ए बी निकालूंगा, बी सी निकालूंगा, सी ए निकालूंगा। अगर कोई से भी दो बराबर आ गए तो आइसोसेलेस ट्रायंगल है, नहीं तो नहीं है। क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होता है, दो साइड्स इक्वल होती हैं। हाँ भाई लाल बाल समझ मारा है, पक्का पक्का सही है। इससे पहले कि मैं क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ूं जो कि अपने आप में एक केस स्टडी जैसा बनता है ना, चंपा चमेली बाद में पढ़ लेंगे, पहले क्वेश्चन नंबर 6 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 को रोक रहा हूं क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा पढ़ना पड़ेगा, उससे पहले मैं 2-3 क्वेश्चन लपेट दूंगा इतने में। क्वेश्चन नंबर 6 पे डीलिंग करते हैं गाइस। जैसे जैसे मैंने टाइप्स बताई थी, क्या उसी टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं या कुछ बाहर से आ गया है? वैसी टाइप्स आ रही है ना, मजा आ रहा है, लपेट दोगे इस चैप्टर को, एटलीस्ट इस एक्सरसाइज को तो लपेट दोगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल, नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड इफ एनी बाय द फॉलोइंग पॉइंट्स एंड गिव रीजंस फॉर योर आंसर। 4 पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं और पूछ रहा है कि बता दे बेटा कि ये किस तरीके का क्वाड्रिलेटरल है, मतलब रेक्टेंगल है या पैरेललोग्राम है या रोम्बस है या स्क्वायर है। क्या करेंगे आप, इनका नामकरण करेंगे हम। सबसे पहले ए बी सी डी मान लूंगा, अच्छा रहता है। चित्र बना लूंगा सुंदर सा, ए बी सी डी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स लिख दूंगा और एक एक करके डिस्टेंस लगा के ए बी निकालूंगा, बी सी निकालूंगा, सी डी निकालूंगा, डी निकालूंगा। माइक्रोस्कोप से उनको देखूंगा सही से, अपनी आंखों से देखूंगा उनको ठीक से कि क्या अपोजिट साइड्स के जोड़े बराबर आ रहे हैं, क्या वो भी दोनों। ले बेटे पल्लोग्राम, अपोजिट साइड्स के दोनों जोड़े बराबर आ रहे हैं, डायगोनल्स भी इक्वल आ गए हैं। चेक करना पड़ेगा, डायगोनल्स भी निकाल के देखनी पड़ेगी। सिर्फ ए बी बी सी सी डी डी ए निकालने से आप क्लियर पिक्चर नहीं प्राप्त कर पाओगे, आगे चढ़ के आपको ए सी और बी डी भी निकालना पड़ेगा। डायगोनल्स भी इक्वल आ गई, रेक्टेंगल है, चारों साइड इक्वल आ रही हैं मगर डायगोनल्स इक्वल नहीं आई हैं। रोमस, चारों साइडें भी इक्वल आ गई हैं, डायगोनल्स भी इक्वल आ गई हैं। स्क्वायर। मुबारक को क्वेश्चन नंबर 6 हो चुका है, 3 पार्ट है, 3 हो जाएंगे। कर पाएंगे क्या, ठीक है। चंपा चमेली से भिड़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, इन अ क्लासरूम, सोहम भाई, इन अ क्लासरूम 4 फ्रेंड्स आर सीटेड एट द पॉइंट्स ए बी सी एंड डी। 4 लोग बैठे हुए हैं, ठीक है, बैठने दो भैया। ऐसे ही केस स्टडी के क्वेश्चन बनते हैं, चित्र वित्र बन के आ जाता है, उसमें बेस पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, 4 नंबर फ्री के ले जाओ। केस स्टडी आसान होती है, दिमाग में मानोगे तभी आसान लगेगी। अब आगे बढ़ते हैं। फिगर दिया है, कह क्या रहा है, चंपा एंड चमेली walk into the class and after observing for a few minutes चंपा asked चमेली, चंपा पूछती है चमेली से, देख सामने 4 बच्चे बैठे हैं, ठीक है, कौन पूछ रहा है, चंपा पूछ रही है, किससे, चमेली से। देखिए सामने 4 बच्चे बैठे हुए हैं, चमेली कहती है हाँ बैठे तो हैं। तो डोंट यू थिंक एबीसीडी इज अ स्क्वायर, कौन बोला, चंपा बोली। चंपा पूछी ना, तुमको नहीं लगता चंपा जी, बहुत सारी चमेली, कि ये जो है ये स्क्वायर में बैठे हैं, मतलब इनका इनसे एक स्क्वायर बनना है। ए भाई भाई भाई, ये क्या कह रहा है क्वेश्चन, चंपा कह रही है चमेली से कि देखियो ये स्क्वायर नहीं लगा तेरे को। चमेली कहती है ना ना मेरे को नहीं लगा स्क्वायर। चमेली डिसएग्रीज, यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला फाइंड व्हिच ऑफ देम इज करेक्ट। मतलब हमें भी ये काम रह गया है, इनकी लड़ाई हम सुलझाएंगे। अब हम लगाएंगे डिस्टेंस फॉर्मूला और हम बताएंगे कि चंपा सही है या चमेली सही है। अरे इन शॉर्ट क्वेश्चन में फालतू में देखो, ये भी एक दिक्कत है केस स्टडी में ना, राम कहानी गोल 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 घुमाते हैं जलेबी की तरह, सीधे मुद्दे की बात नहीं कर सकते थे। तुम्हारे पास 4 पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं और तुमको बताना है कि स्क्वायर बना रहे हैं नहीं बना रहे हैं। सीधा क्वेश्चन तो ये है, उसे घुमा घुमा के चंपा चमेली मनोरंजन कर रहे हैं नालायक करके, है ना। कोई बात नहीं, हम सह लेंगे। आपको बात समझ में आ गई ना। मेन क्वेश्चन क्या है इसमें, ना हमारे काम की चंपा है, ना हमारे काम की चमेली है, ना हमारे काम के 4 बच्चे जो यहाँ बैठे हैं। हमारे काम की चीज क्या है, 4 पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स, और हमारे काम की चीज ये है कि वो स्क्वायर बना रहे हैं या नहीं। बस बताओ कैसे चेक करूंगा, ए बी निकालूंगा, बी सी निकालूंगा, सी डी निकालूंगा, डी ए निकालूंगा, चारों बराबर आ गए और तुरंत चिल्ला चिल्ला के दुनिया से कह दूंगा स्क्वायर है, मुंह फट जाएगा। अभी डायगोनल्स भी तो चेक करनी पड़ेगी, एसी भी निकालूंगा, बीडी भी निकालूंगा,
अगर डायगोनल्स भी इक्वल आ गए Square. तो स्क्वायर है। मोहिनी जी आपने भी बात सुनी, मैंने क्या कहा? अगर मुझे इसे स्क्वायर दिखाना है, ये इस तरीके से बैठे हुए हैं बच्चे, है ना, ऐसे बैठे हुए हैं। अगर मुझे इसे स्क्वायर दिखाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? चेक करना है कि ये स्क्वायर है या नहीं है। तो मैं क्या करूंगा बताओ मोहिनी जी? इसकी सारी साइड्स को ए बी निकालूंगा, बी सी निकालूंगा, सी डी निकालूंगा, डी ए निकालूंगा। ये निकाला, ये निकाला, ये निकाला, ये निकाला, सबके सब मान लो 6√3 आ गए। 1 मिनट मान लो, सॉल्व करके डिस्टेंस लगा के 6√3 यूनिट्स आ गया। ठीक है, कोई बात नहीं, सही लेंगे। चारों साइड एक को लगाए हैं। अब ये नहीं बोल सकता कि ये स्क्वायर है, अभी तो रोम्बस हुआ ये। स्क्वायर बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? अब फिर से डिस्टेंस लगाऊंगा, आर एन पाल, ए सी निकालूंगा, बी डी निकालूंगा। ए सी आ गया 8√3 और बी डी आ गया 8√3। बताओ डायगोनल्स भी इक्वल आ गई। डायगोनल्स अपने आपस में इक्वल आएंगी। बच्चे इतने नालायक हो जाते हैं कभी कभी, कहते हैं कि देखो गलत, गुरुजी गलत आ गई, बराबर नहीं आ रही, यही कहते हैं स्क्वायर नहीं है। अरे मूर्ख, साइडें आपस में बराबर होती है और डायगोनल्स खुद के बराबर होती है। साइडों के बराबर नहीं होते डायगोनल्स भाई। किसने कह दिया आपसे? बच्चा कंपैरिजन करा रहा है। अभी एसी निकाली थी साहब, वो गुरुजी ए बी के बराबर नहीं, मैंने वही मतलब छोड़ दिया क्वेश्चन कि नहीं नहीं अब बराबर नहीं हो सकते। भाई निकाल तो ले दूसरी डायगोनल। डायगोनलों को आपस में बराबर होना था, साइड बराबर नहीं होते डायगोनल। क्या बोला? चारों साइडें आपस में इक्वल होंगी, दोनों डायगोनल्स आपस में इक्वल होंगी। साइड्स और डायगोनल्स इक्वल नहीं होंगी। गलतफहमी ना पाले, डॉगी पाले, बिल्ली पाले, गलतफहमी ना पाले। सही है भाई? बात समझ में नहीं आई? गलत फैमिली नहीं, फहमी। आप फैमिली नहीं पाल रहे हो, फैमिली आपको पाल ली है नहीं। जब शादी रही तब पाली फैमिली। सही है सुमन भाई? बड़ा शौक है फैमिली पालने का आपको। खैर मुद्दे पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 6 तक कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? सबको अच्छे से समझ में आ गया है इतना? थोड़ा सा 1 मिनट का हल्का सा ब्रेक लेते हैं, फिर क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, 10 चारों एक गो में उड़ाएंगे और ये एक्सरसाइज समाप्त हो जाएगी। भैया आप तो हमने सारे क्वेश्चन समझा रहे हो ओरली, हाँ करो तो आपने घर जाके। देखिए जरूरी बात सुनिए, मैंने आपको अभी क्या समझाया? रूट कभी भी प्लस या माइनस में नहीं टूटता। तो ये कुछ नोट वर्दी पॉइंट्स है। सम, अनुष्का बोरा जी, सम नोट वर्दी पॉइंट्स, मतलब जिनका ध्यान रखना है, आगे भी बहुत काम आते रहेंगे। इसका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से कुछ लेना देना नहीं है, ये नॉर्मल कैलकुलेशन वाली बातें हैं कि रूट में अगर कभी भी a² + b² दिया है तो उसे आप a + b नहीं लिख सकते, नॉट इक्वल्स टू, ध्यान रखना। दूसरी बात, रूट में कभी a² - b² दिया है तो आप उसे a - b नहीं लिख सकते, है ना। ये कब आता? जब रूट में a + b का होल स्क्वायर होता है, ऐसा होता, उसे लिख सकते थे आप। ये समझ गए या नहीं समझे? बताओ बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? ऐसे इसे ये कब लिख सकते थे आप? जब रूट में a - b का होल स्क्वायर होता, तभी तो रुद्र विजय क्या होता? स्क्वायर और रूट एक दूसरे को खा जाते और ये चीज आ जाती। यहां नहीं हो पाएगा ये काम, क्योंकि रूट प्लस या माइनस में कभी टूटता ही नहीं है। लेकिन अगर ऐसा लिखा हुआ है तो पहली बात तो ये कि मैं इसे क्या लिख सकता हूं? a² का रूट लूंगा, a आ जाएगा, b² का रूट लूंगा, b लिख दूंगा, ये आ जाएगा, क्योंकि रूट मल्टीप्लाई और डिवाइड में टूट जाता है। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? ऐसे ही रूट डिवाइड में भी टूट जाता है, मल्टीप्लाई और डिवाइड में रूट टूट जाता है। बच्चों इस बात का ध्यान रखना। तो ये a/b आ जाएगा। क्या ये चारों बातें समझ में आ गई अच्छे से? इनका ध्यान रखिएगा, इन्हें कभी मत भूलिएगा, बहुत जरूरी बातें हैं कि रूट प्लस या माइनस में नहीं टूटता, लेकिन मल्टीप्लाई और डिवाइड में टूट जाता है ना। ठीक है, तो कैलकुलेशन में काम आती है बातें, इसलिए बता दी है। गलती से भी गलती मत करना आप, ठीक छोटी? ये दिखेगा तो ये लिख दोगी नहीं, लेकिन ये दिखेगा तो लिख देंगे, सही है। ऐसे ये दिखेगा तो ये नहीं लिख सकते, हाँ अगर ऐसा दिख रहा है तो लिख सकते हैं। सही बात है सोहम भाई? कृष्णा भाई, इसी बात पे हमारे जो फर्स्ट एक्सरसाइज जो है ना डिस्टेंस फॉर्मूला वाली, उसमें जो लास्ट प्रजाति है, लास्ट टाइप रह जाती है, वो क्या है? इक्विडिस्टेंट वाली। वो और डिस्कस कर लेते हैं। पूरी एनसीईआरटी का ये डिस्टेंस फॉर्मूला वाला काम खत्म हो जाएगा फिर। आइए देखते हैं जल्दी से। सुनिए, इक्विडिस्टेंट वाले क्वेश्चन आते हैं। 7th क्वेश्चन है आपका, फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट्स 2, -5। क्या है क्वेश्चन? फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस। बस मैं इतना सुन लो ना, फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस, तो मेरा दिमाग चालू हो जाता है तुरंत। वो मुझे कहता है कि अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सिस लाई करता है तो उसका y कोऑर्डिनेट 0 होता है। क्या बच्चों? अगर कोई भी पॉइंट एक्स एक्सिस लाई करता है तो उसका y कोऑर्डिनेट 0 होता है। एक बार फिर से बोलिएगा, बोलिए। अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सिस लाई करता है तो उसका y कोऑर्डिनेट 0 होता है। आपसे क्वेश्चन में क्या कहा है रुद्र विजय?
फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस। इतना सुनते ही मैं क्या लिख दूंगा, लेट द रिक्वायर्ड पॉइंट, कहां निकाला था, ऑन द एक्स एक्सिस। तो लेट द रिक्वायर्ड पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस बी, उसका कुछ नाम रख दो पी, और उसके कोऑर्डिनेट्स मान लो x, 0 मान लिए। क्या मान लिए, x, 0। इसकी जगह कुछ भी मान सकते हो, लेकिन वो तो 0 ही रहेगा। आपका मन कर रहा है आप इसे a, 0 मान लो, b, 0 मान लो, कुछ भी मान लो, लेकिन वहां 0 ही रहेगा, क्योंकि कहां लाई कर रहा है, x एक्सिस पे। तो y कोऑर्डिनेट 0 होगा। क्या आपको बेसिक बात काम आ रही नहीं आ रही है? ध्यान रखना है ना, भूलना नहीं है। अगर कोई भी पॉइंट x एक्सिस लाई कर रहा है तो उसके y कोऑर्डिनेट 0 आते हैं। अब क्वेश्चन में बोला क्या है, find a point on the x axis which is equidistant from 2, -5 and -2, 9. According to question, p x, 0 is equidistant, क्या, equidistant from, इसका भी नामकरण कर लो, नाम नहीं दिया है क्वेश्चन में, खुद से नाम लिख लो। 2, -5, भैया ऐसे लिख सकते हैं, हाँ जी हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। b -2, 9, इसका मतलब क्या है, P इक्विडिस्टेंट है, ध्यान दो बच्चे सोन, P इक्विडिस्टेंट है फ्रॉम A एंड B। इसका क्या मतलब हुआ, P की दूरी बराबर है A और B से। चित्र बनाओ तो कैसे बनाऊं, ये P है, ये A है और ये B है। क्या मतलब है इस बात का, कि P और A के बीच की दूरी और P और B के बीच की दूरी बराबर है। ये तो बोला क्वेश्चन में। गाइस समझ में आ रहा है क्या, B के कोऑर्डिनेट्स -2, 9 है, इसके मैंने x, 0 माने हैं, इसके क्या दे रखे। समझदार बच्चा क्या करेगा, जल्दी बताओ। PA इक्वल्स टू PB हो गया। अब क्या करेगा समझदार बच्चा सोहम भाई, पहले डिस्टेंस होना तो लगा लो, डिस्टेंस होना लगाओ, P और A के बीच में लगाओ। हाँ डिस्टेंस होना लगा रहा है भैया x मतलब x2 - x1। हाँ तो क्या लिखो, p कोऑर्डिनेट को x2 और y2 मान लिया, ठीक है। तो x माइनस x2 नहीं x -2 x2 - x1 यानी कि x -2 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 यानी कि 0 माइनस -5। इतने बड़े बच्चे हो गए, डायरेक्ट लिख दूं, क्यों मैं इसके पीछे प्लस के लिख दिया, 0 माइनस माइनस, दो बार माइनस हो गया, एक तो फॉर्मूले में माइनस आ रहा है y2 - y1 और एक खुद ही माइनस का है, तो 0 + 5 का होल स्क्वायर। ऐसे इधर लगा देंगे, ये क्या आएगा बताइए, PB कैसा आएगा, x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो x + 2 का होल स्क्वायर प्लस 0 - 9 का होल स्क्वायर। क्या मैं सही कह रहा हूं? इसके बाद क्या होगा बच्चों, बताओ जल्दी से। अब हम इसको सॉल्व करते हुए स्क्वायरिंग बोथ साइड्स की तरफ जाएंगे बच्चों, आगे है ना, समझे नहीं समझे बच्चों, क्या होगा अब जल्दी बताओ। ये स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर दूं यहीं से, रूट तो हटाने हैं ना अनुष्का बोला जी, रूट नहीं हटाऊंगा तो बच्चे सॉल्व नहीं कर पाऊंगा। तो क्या होगा जल्दी बताइए, यहाँ आएगा x - 2 का होल स्क्वायर और प्लस 0 + 5 कितना होता है 5 का स्क्वायर कितना आएगा 25। डायरेक्ट लिख दूं कृष्णा भाई गुप्ता जी, x + 2 का होल स्क्वायर क्या आएगा 0 - 9 -9 का स्क्वायर करूंगा तो प्लस का 81 आएगा। नेगेटिव का स्क्वायर भी पॉजिटिव आता है, तो 0 - 9 -9 आया, उसका स्क्वायर कितना आएगा 81। a - b का होल स्क्वायर कैसे सॉल्व होता है कोई बताओ, a - b का होल स्क्वायर क्या आता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab। तो यहाँ क्या लिखूंगा जल्दी बताओ, x स्क्वायर प्लस 4 -2 × 4x प्लस का 25। कृष्णा एक बात तो यार, इधर क्या आएगा a + b का होल स्क्वायर, क्या लिखूंगा x स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 × x × 2 यानी कि 4x। भैया फॉर्मूला खोल रहे हो ना, a - b का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab, और a + b का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। भैया x स्क्वायर प्लस का है, उधर जाके माइनस का होके कट ही जाना है, प्लस का 4 भी उधर आके माइनस का 4 होगा, ये भी कट ही जाना है। ये माइनस का 4x उधर आके प्लस का 4x रहेगा, और उधर जो प्लस का 81 है वो उधर आके माइनस का 81 हो जाएगा, समझो नहीं। तो ये क्या आएगा 25 - 81 = 4x प्लस का 4x। अब प्लस माइनस 11 में से 5 गया 6, 7 में से 2 गया 5, साइन आता है बड़े वाले का यानी कि माइनस का आएगा। उधर क्या आएगा 4 + 4 8x हो गया। x के लिखते हैं गाइस माइनस का 56/8 यानी कि माइनस का 7, 7 नहीं है इधर माइनस आ गई, साइन को इग्नोर मत किया करो। वैसे x के लिए माइनस आ गई, आंसर आ गया क्या। क्वेश्चन पढ़ता हूं, फाइंड द पॉइंट ऑन द x एक्सिस व्हिच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम दिस एंड दिस।
हमें उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालने थे जो एक्स एक्सिस पे और इन दोनों से बराबर दूरी पे है। तो आ तो गए, x, 0 था ना, x के लिए अभी लास्ट में क्या लिखूंगा, सो द रिक्वायर्ड पॉइंट इज क्या, -7,0। क्या आप सभी को ये अच्छे से समझ में आ गया? अगर यही पॉइंट y एक्सिस पे बोल देता तो 0,y लेट करता, आगे पूरा खेल सेम चलता। समझ में आ गया अच्छे से? आगे के 3 क्वेश्चन ओरली पढ़ूंगा, सॉल्व नहीं करूंगा, ध्यान से सुनना और बताना कि आप कर सकते हो या नहीं। फाइंड द वैल्यूज ऑफ y, वैल्यूज ऑफ y निकालनी है फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स दिस एंड दिस इज 10 यूनिट्स। गाइज अगला क्वेश्चन जो आया है वो ये कह रहा है कि आपको y की वैल्यू निकालनी है ताकि P2, -3 एंड Q 10, y का जो बीच का डिस्टेंस है वो 10 यूनिट्स हो। भाई कैसे करोगे? P और Q के कोऑर्डिनेट्स गिवन है, इनके बीच का डिस्टेंस 10 यूनिट्स दे रखा है। कोई भी समझदार बच्चा तुरंत इन दोनों के बीच में डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएगा और इक्वल्स टू में 10 लिख देगा, फिर स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करके सॉल्व करके y की वैल्यू निकाल देगा, जैसे यहाँ x निकाली थी। हो जाएगा क्या? कौन सा क्वेश्चन है? कर लोगे? आसान है? एनी डाउट्स? हो जाएगा क्या बच्चों? 9th क्वेश्चन बढ़िया सी बात पे जल्दी से। इफ Q 0,1, क्या कह रहा है 9th क्वेश्चन? Q 0,1 is equidistant from P 5, -3 and R बोलिए x, 6। फाइंड द वैल्यू ऑफ x। निकाल लूंगा, क्या दिक्कत है? इसकी तरह सॉल्व होगा पूरा पूरा। क्या बोला? Q is equidistant from P and R। Q की दूरी P और R से बराबर है, इसका मतलब क्या है? QP equals QR। इक्विडिस्टेंट कौन है शुभांगी जी? Q is equidistant from P and R, यानी कि Q की दूरी P से और Q की दूरी R से बराबर है। तो QP is equals to QR लिखा, डिस्टेंस फॉर्मूला, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, डन हो जाएगा। हो पाएगा कि नहीं? सेम ही तो है भाई। लास्ट क्वेश्चन, फाइंड द रिलेशन बिटवीन x and y such that x, y is equidistant from the point this। ले भाई 10वां क्वेश्चन, x, y is equidistant from क्या बोला जब? 3,6 -3,4। तो आपको लगता क्या करोगे आप बताओ जल्दी से? इसका नाम P रख दो, इसका नाम A रख दो, इसका नाम B रख दो। क्या करोगे वारनाथ जी? P की दूरी A से और P की दूरी B से बराबर है। रटना नहीं है कि P A = P B होता है हमेशा, बल्कि देखना है कि कौन इक्विडिस्टेंट है। ये इक्विडिस्टेंट है तो इसकी दूरी इससे निकालूंगा एक बार और इसी की दूरी अगले पॉइंट से निकालूंगा, दोनों को इक्वल रखूंगा। फिर आगे पता क्या होगा? इधर रूट होगा, इधर रूट होगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करके सॉल्व कर लूंगा। अल्टीमेट चीज पता क्या होगा? इसमें ना x की वैल्यू नहीं दिखेगी ना y की, बल्कि एक इक्वेशन बन जाएगी x और y में। वही हमारा आंसर होगा। पता है क्वेश्चन में क्या पूछा है? फाइंड द रिलेशन बिटवीन x एंड y। तो x और y के बीच में रिलेशन क्या होगा? एक इक्वेशन। वही इक्वेशन आंसर बन जाएगी। जैसे मान लो आ गया 2x + 3y = 7, बस यही आंसर है x और y के बीच में रिलेशन। आप सभी को समझ में आ गया कैसे करना है?